पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में मैक्रो इकनॉमिक अगर सिचुएशन देखें तो एक चीज़ जिसमें बेहतरी नज़र आती है कि डिफ़ॉल्ट का बहुत तस्करा होता था। अब वो डिफ़ॉल्ट जो रिस्क है वो पाकिस्तान का वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया। लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करना शुरू कर दिया। अब ये एक अजीबोगरीब अलमिया है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो गया, पाकिस्तानियों ने रिमिटेंसेस बहुत भेजी हैं जिससे रिजर्व्स की पोजीशन भी आपकी कदरे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, सरमायाकारी भी नहीं हो रही और जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही थी पाकिस्तान में कारोबार अपना बंद करना शुरू कर दिया। कारोबार बंद करने वाली कंपनियों के नामों की फहरिस्त पढ़ना शुरू करें तो जो लेटेस्ट है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, और उससे पहले अगर नाम पढ़ें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट है जिसने पाकिस्तान में काम बंद किया, पाकिस्तान से उबर ने काम बंद करना शुरू किया, सिमेंस ने बंद किया, शेल ने पाकिस्तान से बंद किया, टोटल, टेलीनोर, इसी तरह आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर साइनोफी है, फाइज़र है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चली गई। वजह क्या हुई? बहुत सारी कंपनीज ने इसकी रीज़न ये बताई कि हम इंटरनेशनली अपना बिज़नेस रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उस रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में ये अपना बिज़नेस का जो फोकस है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये पाकिस्तान में हमारा कारोबार समेटना ज़रूरी हो गया था। लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसकी अगर आप डिटेल्स पढ़ें तो पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करना इज़ अ साइन ऑफ वरी, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के नतीजे में उनकी ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और पाकिस्तान में भी पूरी मार्केट उन्होंने काफ़ी अरसे से कैप्चर की हुई थी। वो अगर कहें कि हम कारोबार बंद करके जा रहे हैं तो बात समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि यहाँ से प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एक इशू है क्योंकि 2-3 सालों से पाकिस्तान एक ऐसे चक्कर में, एक ऐसे गिरदाव में फंसा हुआ है कि जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उस प्रॉफिट को यहाँ से लेकर बाहर जाना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है पाकिस्तान में बहुत ऊपर है। बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर गुल अहमद, उनका जो गारमेंट्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है उन्होंने शट डाउन करने का ऐलान किया। गुल अहमद अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर, जो 2-4 का नाम लेंगे तो उसमें से एक गुल अहमद है। तो गुल अहमद अगर ये कह रहा है तो उसकी वजह ये बयान करता है कि यहाँ से कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा है जिसमें बिजली की कीमतें सरे फहरिस्त हैं। अगर आप प्रॉफिट कंपनीज़ के ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है, टैक्स की शरह को 49% तक चली जाती है। बहुत सारे और मसाइल भी हैं, मल्टीपल टैक्सेशन के लिए एजेंसीज आती हैं वो तंग करती हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक ऐसा नाम सामने आ रहा है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मान शख्सियात हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन है फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के भी। बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना के और रेलवे के। आरिफ हबीब साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन है, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मांडवी वाला साहब, पहले आप बता दीजिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैंने तज़किरा किया, ये आम तौर पर किसी मुल्कों में इनको सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे मुल्क में कंपनियां काम करी, यहाँ एमएनसीज एक के बाद एक छोड़ के जाना शुरू होगी। क्या वजह क्या हुई है? देखिए ये चीज़ें एकदम नहीं होती। इनकी जो वजूहत हैं वो काफ़ी अरसे से ये कंसर्न्स अपना शो करती हैं कि हमें ये जो आपने मसाइल बयान किए कि प्रॉफिट रेमिटेंस तो चलें एक टेम्प्रेरी इशू होता है, बट मेजर इशू जो है ना इन कंपनीज़ को इज़ टैक्स। और हमने अब सुपर टैक्स काफ़ी साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले लगाया था, 5 साल पहले, 6 साल, जब भी लगाया था फर्स्ट टाइम, वो लगाया था कि जी हम 1 साल के लिए लगाएंगे। आज 5-6 साल गुजर गए, पता नहीं कितने गुजर गए, वो सुपर टैक्स कभी ख़त्म नहीं हुआ। टैक्सेशन इज़ अ मेजर इशू in Pakistan right now for all companies, not only foreign but even local companies। ये गुल अहमद की जो आपने बात की, उनको मैं बड़ी क्लोजली जानता हूँ, फैमिली को मेरे बड़े क्लोज हैं। तो वो देखें, हर बिजनेस हैज़ टू लुक एट दी बॉटम लाइन। जब बॉटम लाइन उनकी नेग्लिजिबल हो जाती है तो उस बिज़नेस का इंटरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। एवरी बिजनेस इज़ देयर टू मेक प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आता तो वो कहता है कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो आई रादर। तो गुल अहमद ने क्या किया, उन्होंने भी टेक्सटाइल, अच्छा उनके साथ मल्टीपल कॉस्ट थे, उनके साथ टैक्स इशू था, एनर्जी कॉस्ट थी, रिटेल पे उनकी आपने टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया हर तरीके से। तो वो इंटरेस्ट रेट भी हमारे यहाँ रीजन में सबसे चलो इंटरेस्ट रेट तो अगेन टेम्परेरी था ना, वो कम हो गया, आधा हो गया, बट स्टिल वी आर ऑन द हायर साइड, वी आर ऑन द हायर साइड। मगर वो एटलीस्ट 22-23% से तो इंटरेस्ट नीचे आ गया। मगर कंपनीज जो, और कई कंपनीज वाकई में रिस्ट्रक्चर कर रही होती हैं, वो
कुछ कंट्री से एग्जिट करती हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से एग्जिट नहीं करती, कहीं से एग्जिट करती हैं, बट मेन रीज़न यही होता है कि दे डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ इन दैट बिजनेस टू मेक मनी। तो बेसिकली बिजनेस डिसीजंस हैं, इट इज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, वो बिजनेस को सूट नहीं करती, और वो एग्जिट ऐसे नहीं कर रहे, फार्मास्यूटिकल्स लाइन से एग्जिट कर गई क्योंकि उनको रेट्स नहीं मिलते। उनके फार्मास्यूटिकल में एक पॉलिसी है जो उन कंपनीज की यहाँ एग्जिस्टेंस को लाजमी तौर पर किल करेगी, क्योंकि आप ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो कोई एमएनसी उसमें क्यों काम हर करेगी? मुल्क में कंट्रोल होता है, मगर आपने उनको इतना कंट्रोल किया कि दे फेल्ट कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन पाकिस्तान, लेट्स गो समवेयर एल्स वेयर वी कैन डू बेटर। ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी, माइनिंग में भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में छोड़ के गए, और फार्मास्यूटिकल में तो लाइन की लाइन लगी हुई है छोड़ के तो जाने। चैलेंज इस वक्त जो है ना पाकिस्तान को, वो है टैक्सेशन एंड एनर्जी कॉस्ट, दो मुझे मेजर से, बाकी आर टेम्पररी। इंटरेस्ट रेट, फॉरेन रेमिटेंस पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक, मगर ये जो दो बेसिक चैलेंज हैं, ये लोकल को भी हैं और फॉरेन को भी। बिलाल साहब, आप क्या फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, कंटेक्स्ट में जो आई जस्ट ऐड टू वो जो अभी सलीम मांडीवाल साहब ने बात की, देखिए दो बातें जी। एक तो थोड़ा सा हम कंटेक्चुअलाइज कर लें कि अब आप एक तो ओवरऑल मुआशी इंप्रूवमेंट पिछले साल डेढ़ में आई है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है, और जिसकी तस्दीक किया सिर्फ हम दावा नहीं कर रहे कि इंटरनेशनली भी, चाहे वो रेटिंग्स एजेंसीज के अपग्रेड्स की सूरत में है, तीनों रेटिंग्स एजेंसीज वी आर स्टिल बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हम बेहतर हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे नहीं तो है। मैंने भी इसलिए बेहतरी का दावा, हरगिज़ भी देखिए कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मसाइल खत्म हो गए, ये चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस रिमेन एंड वी हैव टू डील विद देम, बट वी आर ऑन द राइट पाथ, ऑन राइट डायरेक्शन। और इसी तरह देखिए हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हमने पिछले साल किया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश अभी आगे है, सफ़र काफ़ी बाकी है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन जर्नी में हम पहले इस मौके पर पहले भी आए हैं। चैलेंज ये है कि अगले 2-2.5 सालों में हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाएं कि हम उस अपने आप को आइंदा हमें IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े जब 4-5% से ज़्यादा हम ग्रोथ करें। अभी जो आपने बात की, देखिए जो बात सलीम मांडीवाला साहब ने की ना जी, कि कुछ बिजनेसेस की अपनी बिजनेस डिसीजंस, कभी वो किसी रीजन को एग्जिट करते हैं, कभी वो किसी प्रोडक्ट को एग्जिट करते हैं, एक वो फैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह अब एक कंपनी है जिसका जिक्र हुआ, तो मैंने एक एनालिसिस ये भी देखा कि एक वजह ये बनी कि जो हमारे लोकल कंपेटिटर हैं, दे कंपेरेटिवली बिकेम स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ एंड टुक मार्केट शेयर, एंड देन दैट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। मगर देखिए यकीनन हम FDI अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जहाँ पर कुछ बिजनेसेस की एग्जिट की बात हुई तो मैं 5-6 आपके सामने नेम कर सकता हूँ जो इसी दौर के अंदर भी है, तो ये आने जाने का सिलसिला भी रहता है। मैं आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ, दी मशरक बैंक ने अपना डिजिटल बैंकिंग लॉन्च किया, वज़ीर आज़म साहब ने उसका 2 हफ्ते पहले इफ्तिताह किया, और मैं उनके जो चेयरमैन हैं अब्दुल अजीज़ अल गुरैर, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने 2-3 बातें की, बल्कि उन्होंने और इसके अलावा कौन सी कंपनी? देखिए इसके अलावा जी आपके पास अरामको है, BYD है, गनवर है, वाफ़ी है, तो ये भी मिसालें मौजूद हैं। और मशरक डिजिटल की मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जो कि खुशाइन है। उन्होंने कहा कि जी हमें कॉन्सेप्ट से ऑपरेशंस तक 12 माह से कम लगे, और उन्होंने इसमें स्टेट बैंक को अप्रीशिएट किया। उन्होंने कहा जी और ममालिक में हमें कभी कभी 5-5 साल लग जाते हैं, हमें यहाँ पे काफ़ी रेड टेपिज्म का, रेगुलेटरी चैलेंजेस की बातें आती हैं, तो ये इस हवाले से खुशाइन थी। दूसरी उन्होंने ये कहा कि जितना भी उन्होंने ये अपना टेक स्टैक था जो डिजिटल बैंकिंग की उन्होंने सारे डेवलप किया, वो सारा पाकिस्तान में डेवलप हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट मिडिल ऑफिस है, जो रिस्क कंप्लायंस और टेक ऑपरेशंस है ग्लोबली, वो भी उन्होंने पाकिस्तान मूव कर दिए। 450 अफराद उन्होंने उस मद में यहाँ पर हायर किए। तो इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं। बाकर जो बात मांडीवाला साहब ने की, देखिए हम टैक्स टू GDP रेशियो में बेहतरी लेकर आए हैं, हमने IPPs के साथ नेगोशिएट किया, सर्कुलर डेट का एक रिडक्शन पाथ बनाया, नरखों में भी थोड़ी कमी आई, मगर टैक्स रेट्स आज भी हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट्स आज भी हाई हैं, और इसको हमने मज़ीद कम करना है। और जब हम जब टैक्स नेट को वाइडन या डीपन करने की बात करते हैं, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि जब आपकी बेस इतनी ब्रॉड होगी और इतनी डीप होगी, तो हम इन टैक्स रेट्स में कमी भी ला सकें, और अपनी जो हमने फिजिकल कंसोलिडेशन की है, बेहतरी लाई है, इसको भी बरकरार रख सकें। इसको हम ये बिल्कुल हम जानते हैं कि ये हाई हैं। अभी तक जो मोमेंटम आपने देखा है, ये मजीद इसी राह पर हम चलते रहेंगे तो हम इनमें कमी और बेहतरी ला सकेंगे जी।